औरंगाबाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम औरंगाबाद की ऐसी शख्सियत से दर्शकों को रूबरू कराएंगे कि माजी में जो मराठवाड़ा से पूरे और औरंगाबाद शहर के जितने भी स्टूडेंट यहाँ मौलाना आजाद कॉलेज से पढ़कर जो निकल चुके हैं या फारिग हो चुके हैं, डिग्री हासिल कर चुके हैं, वो जो हम शख्सियत से रूबरू करवाना चाह रहे हैं वो सैयद एहतेशाम कादरी सर। नाम सुनते ही सबके जो स्टूडेंट है आजाद कॉलेज के, तो उनके जहन में आ गया होगा कि किसके बारे में कहा जा रहा है। और सर ने अभी 2 दिन पहले ही मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में एक इंग्लिश बुक्स लॉन्च किए और सर हमारे साथ में ही हैं। सर से पूरी मालूमात लेते हैं और दर्शकों की मालूमात में इजाफा। सर, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। और अभी हमने दर्शकों को बताया कि सैयद एहतेशाम कादरी सर जो मौलाना आजाद में सर्विस को थे, सब स्टूडेंट जानते हैं सर। तो आपने एक पुस्तक बुक्स लिखी है सर, इसका विमोचन भी हुआ है। तो सर आपके दिमाग में कैसा आया कि इंग्लिश बुक्स लिखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे को एक चांस दिया आपके चैनल के ऊपर बात करने के लिए। अब ये जो बुक इंग्लिश जिसका टाइटल है लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, ये काफ़ी अरसे से मेरे दिमाग में था कि भाई ये जो बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इंग्लिश सीखने के वास्ते में, इंग्लिश बोलने के वास्ते में, इसके ऊपर कुछ मैं एक बुक लिखूँ। अब 30 साल के अरसे के बाद में यहाँ तक ये पहुँचा कि भाई कहीं भी आप जाओ वहाँ पर एक बच्चों के दिल में, दिमाग के अंदर एक डर है कि ये इंग्लिश हम कैसे पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश एक किस्म का एक खौफ सा हो गया। जैसे इंग्लिश के अंदर एक बोलते हैं कि भाई इस इंग्लिश है मेनास, क्या इंग्लिश एक डर है बच्चों के वास्ते में। तो हमने काफ़ी इसका खुलासा करे इसके अंदर कि भैया इंग्लिश ऐसा कोई एक डर नहीं है। ये काफ़ी ये जो बुक के अंदर मैं पूरा उसको डिटेल में लिखा हूँ कि भाई जहाँ पर भी आप जाओ, जो भी बच्चों से आपको जो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे उर्दू मीडियम का हो, चाहे मराठी मीडियम का हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, वहाँ पर के जो बच्चे हैं उनके दिलो दिमाग के अंदर इंग्लिश का एक डर सा रहता है। तो कई इंग्लिश स्कूल है, कई सेमी इंग्लिश स्कूल है और कई स्कूल्स के अंदर जो है तो ये सेकंड लैंग्वेज के जैसा इसको माना जाता है। तो हमने ये कोशिश करी कि इसके अंदर काफ़ी बताने के वास्ते। सर, अभी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और डिग्री भी हासिल कर चुके हैं, पर अभी भी वो इंग्लिश से काफी दूर है। और कुछ बच्चों को तो ये पता नहीं है कि इंग्लिश जबान जो है हमारी बाहर की जबान है। तो ये जबान इंडिया में कब आई, इंग्लिश भाषा जो है, तो इंडिया में इसका परिवेश कैसा होता है? सर एक्चुअली जिस वक्त में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जो ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए, वो मुगल पीरियड के अंदर जब आए थे, और जैसे जैसा दिन गुजरते गए, जैसे जैसा साल गुजरते गए और जैसे जैसा ब्रिटिशर्स का एक्सपांशन होने लगा इंडिया के अंदर, तो उनको ये जरूरत पड़ी कि भाई हमारी जो लैंग्वेज है यहाँ की इंडियन लोग को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हमारे पास में 100 से ज़्यादा मदर टंग बोली जाती थी, राइट फ्रॉम जम्मू कश्मीर टिल कन्याकुमारी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हर जगहों के ऊपर इंडिया के अंदर अपनी मदर टंग बोले जाती थी। तो ये बड़ी मुश्किल जारी थी ब्रिटिशर्स के वास्ते में। तो ब्रिटिशर्स का एक जो था मैकॉले जिनका नाम था, उन्होंने इंग्लिश को इंडिया के अंदर लेके आए और यहाँ पर जो इनके जो अफसरान थे, यहाँ पर जो उनके ऑफिसर्स थे और जिनसे ये लोग काम लेते थे, उनको इंग्लिश ये लोग ने सिखाना शुरू कर दी, महज इसके बाद थी कि उनको वो काम में आना है। और जिस वक्त ये बाहर से आई और हमारी लैंग्वेज चाहे जो भी मदर टंग की लैंग्वेज हो, तो इंग्लिश एक ऐसी अडॉप्टेड लैंग्वेज होगी जिसको हमने इख्तियार करे, जिसको अडॉप्ट करे। और दूसरी तौर के ऊपर ये इंग्लिश जो बोली जाती, तो ये सेकंड लैंग्वेज के तौर के ऊपर बोली जाती, क्योंकि हमारी मदर टंग दूसरी है। चाहे अगर से एक हिंदी मदर टंग हो सकती, मराठी मदर टंग हो सकती, उर्दू मदर टंग हो सकती, और ये जो लैंग्वेज है इसको हम अडॉप्टेड लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको हम सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं, या ये फॉरेन लैंग्वेज भी इसको बोला जाता है, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर ये लैंग्वेज बोली जाती है। सर, अभी हमने बताया कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ के निकल चुके, फारिग हो चुके हैं, मगर बाहर जब मार्केट में निकलते हैं, आमना सामना होता है, तो कोई बच्चा इंग्लिश में बात करता है तो वो सामने वाला बच्चा हिंदी में जवाब देता है, कोई हिंदी में बात करता है तो वो सामने वाला इंग्लिश में बात करता है। तो ये क्या वजह है सर कि इतनी दूरी क्यों है आज? सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। हमारे पास में बच्चों के अंदर एक डर है कि हम वो उनके दिमाग में है, वो बोल सकते हैं, मगर
बोल इस बात नहीं रहे कि इस बात उनके पास भी चॉइस ऑफ वर्ड्स नहीं है। अब चॉइस ऑफ वर्ड जैसे कि आप एक अंदाजा लगा लो कि भाई मराठवाड़ा के बच्चे जो है तो हमारे पीछे रह जाते अगर से आप बॉम्बे और पुणे, मुंबई और पुणे के बच्चों को आप कंपेयर करें, इस वास्ते कि वहां पर उनको कम्युनिकेशन स्किल उनकी बड़ी स्ट्रांग है। और यहाँ पर एक ये मेन वजह है कि यहाँ पर हमारे पास में जो पढ़ाया जा रहा है, हमारे पास वो बेसिक फैसिलिटीज नहीं है जो बच्चों को प्रोवाइड करी जाती है। जैसा कि मैं किसी को इल्जाम नहीं लगा रहा, ना कुछ मैं टीचर को कोई बोल रहा, ना कुछ कर रहा, पर एक जो सराउंडिंग रहता, एक जो कम्युनिटी रहती, वो कम्युनिटी का बहुत बड़ा इसके अंदर योगदान रहता, उसके अंदर एक कंट्रीब्यूशन रहता जिस वक्त में आपको एक ऐसी लैंग्वेज आप सीखने लगे। जैसा कि आपने अभी मेरे से सवाल करा कि बच्चे क्यों इसमें हिचकिचाते सवाल का जवाब देने के वास्ते में, उनके पास में वर्ड्स है पर वो एक्चुअल वर्ड्स उनके पास में नहीं आते। तो अब हमारा क्या है इसके अंदर कि भाई बेसिक रोल किसका है? बेसिक रोल है घर का एटमॉस्फेयर। सेकेंडली उनके माँ बाप का जो बिहेवियर है बच्चों के साथ में कि भाई कौन से वर्ड्स कब यूज करना, क्या यूज करना। सेकेंडली जो टीचर्स है वो टीचर्स इनके साथ में कैसा बिहेव करते। और इससे कभी हमारे को ऊपर आने का है तो भाई हर एक हफ्ते के अंदर ये बच्चों के अंदर कुछ कन्वर्सेशन और कॉम्पिटिशन रखें, इनके पास में कोई डिबेट कॉम्पिटिशन रखें और बच्चों को जो है तो एक मॉरली उनको सपोर्ट करो कि भाई उनको डराओ मत। मेरा ये बोलने का मतलब है डोंट लेट द स्टूडेंट्स गेट फियर फ्रॉम दिस इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इसके साथ साथ आप सीख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको जो बोलता है कि भाई ये सिर्फ फोनेटिक्स है, फोनेटिक्स है, ये सिर्फ लैंग्वेज है और साउंड है इसके अंदर। और अब आप देखो एक सिंपल एग्जांपल मैं देता आपको कि A इज इक्वल टू अ, B इज इक्वल टू ब, C इज इक्वल टू ग। तो ये लैंग्वेज कभी आ गई, ये साउंड सिस्टम कभी आप बच्चों को आ गया तो जाहिर बात है कि बच्चों के दिल में से ये डर निकल जाएगा। और मैं ये चाहता, मेरी रिक्वेस्ट है सारे टीचर्स जो अच्छे अपॉइंटेड है, चाहे वो स्कूल्स में हो या कॉलेज में हो, वो बच्चों की साइकोलॉजी समझे, वो बच्चों के लेवल के ऊपर जाके उनको समझाए, ना कि बच्चों के साथ में कोई ज्यादती करे या ना कि कहीं उनके ऊपर कोई एक एंग्री मूड के अंदर आप बच्चों को नहीं पढ़ाए। उनके साथ में आप सॉफ्ट कॉर्नर हो उनके अंदर, और डिफिकल्ट वर्ड यूज मत करिए आप। मेरा जो बोलने का मतलब है कि वह बच्चों का जो लेवल है आप बच्चों के लेवल पे जाकर के आप पढ़ाइए। नो डाउट आप MA इंग्लिश है, आप MPhil इंग्लिश है, आप नेट सेट है, सारे के सारे है, मेरा यो आपसे कोई ये नहीं है। पर मेरा ये बोलने का मतलब है आप लोगों के टीचर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यू गो अप टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीच देम। अगर से कोई बच्चा 10th स्टैंडर्ड का है तो आप 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे आप उसको जाकर के पढ़ाइए। जो ग्रेजुएशन लेवल का बच्चा है ग्रेजुएशन लेवल के लेवल पे जाकर के आप पढ़ाइए। जो पोस्ट ग्रेजुएशन का बच्चा है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे जाकर पढ़ाइए। हम जब पढ़ते तो वो टाइम में एक सिंपल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता, जब हम लोग पढ़ते थे MA इंग्लिश में तो हमारे पास में जो MA का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो टाइम के हम लोग 4 पिलर्स ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट बोलते थे। एक डॉक्टर रियानंद प्रसाद थे, नैलानी सर थे, डॉक्टर रिजी खान सर थे और एक रविंद्र किरगोले सर थे। तो इनके जो चॉइस ऑफ वर्ड्स थे, आप इमेजिन करो, बाय गॉड आई एम टेलिंग यू, यानी ये लोग क्या जो वोकैबुलरी थी वो वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग थी कि अगर से एक वर्ड कभी वो बोल दिए तो 1 घंटे के तक वो वर्ड रिपीट नहीं होता था। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि भाई आप जो है तो ये वोकैबुलरी बढ़ाइए अपनी खुद की, एनोनिम्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है तो ये आप बच्चों को लेकर के तो बच्चों को पढ़ाना। सर आप महाराजा कॉलेज में थे, आपकी कुछ सर्विस भी हुई, तो आप वहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट वगैरह पढ़ाते थे? और वहाँ कुछ यादें भी है महाराजा कॉलेज की कि वहाँ पर बहुत से थोड़े से मतलब कुछ इंतजाम नहीं थे, मगर हम भी स्टूडेंट रह चुके वहाँ पर, तो आपने भी वहाँ कुछ इंतजाम करवाए, क्या करवाए सर, और क्या कहेंगे पुरानी यादों के बारे में? सर जब हम स्टूडेंट लाइफ के अंदर जब हम आए थे कॉलेज के अंदर तो बड़े एक्टिव थे, खेल में भी एक्टिव थे, पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थे। मैं मौलाना आजाद कॉलेज की सिल्वर जुबली का अनऑफिस प्रेसिडेंट था जिस वक्त पे वेंकटरामन आए थे। तो ऐसा हुआ है जहाँ हम पढ़ाए वहीं अल्लाह के करम से हमने वहीं 30 साल बच्चों को भी मैंने अपनी सर्विस दिया। तो सर्विस के दौरान में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए कॉलेज के अंदर, और फिर उसके बाद में बेसिक जो एम्यूनिटीज जो बच्चों को होना थी वो पानी पीने का प्रॉब्लम था, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज बहुत कम थी। बच्चों को कैंटीन में से पानी लेके पीना पड़ता था। एक बार मैं और मेरे दोस्त
डॉक्टर नाजिम और डॉक्टर दाइनी हम लोग बैठे थे कैंटीन के अंदर, तो ये देखे कि भाई बच्चे 5 रुपए की चाय पी रहे और 10 रुपए का पानी पी रहे। तो मैंने सोचा कि यार हम क्या इसके ऊपर हम कुछ काम कर सकते क्या हम इसके ऊपर आरओ प्लांट लगा सकते क्या। तो मेरे एक भांजे है जो सिल्क मिल वाले फरूक मोहम्मद खान साहब, जो मनोरम के भी सेक्रेटरी रह चुके, और वो हयात पानी जिनका चलता है अभी सिटी के अंदर। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप जो पानी का यूज़ करते हैं तो उसका क्या सिस्टम है। तो वो बोले कि मामो हम ये जो पानी है तो हम उसको बॉडी का पानी ले करके हम उसको प्यूरिफाई करते हैं, और औरंगाबाद में मैं समझता हूँ उनके जैसा कहीं ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, सबसे साफ सुथरा पानी होता है। तो मैं उनसे सलाह लिया, फिर उन्होंने एक साहब से बोले मुझे, तो उनसे हमने राय लेकर के जिस वक्त कॉलेज की जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग के ऊपर हम गए, तो वहाँ हमको पूरे रूफ के ऊपर जो उनका जो छत था, जो उनका स्लैब था, उसके ऊपर पूरा पानी भरा हुआ था। तो वो एक टैंक के मानिंद वो यूज़ होता था। तो हमने ये रहमान को बताया कि भाई ये पानी हम यूज़ कर सकते क्या। तो उन्होंने बोले हाँ सर हम यूज़ कर सकते हैं पानी। तो फिर 12 ये हुआ, तो हमने उनसे कोटेशन लिए। वो टाइम पे मैं जो तरंग जैन साहब है वेरॉक इंडस्ट्री से, मैं उनके पास ट्रीटमेंट करने भी जाता था प्रोडक्शन का। तो मैं उनके सामने ये रखा कि सर हम ये आए कि हम ये चाहते हैं कि वेरॉक कंपनी जो है तो मौलाना आज़ाद कॉलेज के अंदर एक आरओ प्लांट फिक्स है। तो तरंग जैन साहब का बड़ापन है, तो उन्होंने 1 मिनट के अंदर उनके जो एचआर थे मिस्टर मांडे साहब को उन्होंने फ़ोन करे और ये बोले कि वेरॉक इंटरनेशनल मौलाना आज़ाद कॉलेज के अंदर एक आरओ प्लांट लगाएंगे। तो 8 दिन के अंदर वो आरओ प्लांट लग गया। सर आप जब भी बाहर जाते हैं इवेंट्स में, पार्टीज में, आपको दावत वगैरह इन्वाइट होती है, तो एक ऐसा वाकया भी हुआ कि हमारे साथ के ही जो स्टूडेंट थे, आप उनकी शादी में गए, तो उसके बारे में बताइए दर्शकों को। सर वाकया बड़ा मज़ेदार है। एक मेरा स्टूडेंट था, तो वो बोला कि सर आप, बड़ा इसरार था उसका, सर आपको शादी में आना पड़ेगा। बहरहाल मैं शादी में गया, जामा मस्जिद में आज था। जामा मस्जिद में अभी मैं शरीक हुआ, वो बच्चे से मैं गले में मिला, मुबारकबाद दिया उसकी शादी के बाद में। तो वो लड़का जो मेरा स्टूडेंट था वो अपने डैडी से मेरे को मिलाने लगा, ये बोल करके कि ये हमारे सर है, ये हमारे उस्ताद है। तो हैरत वाली ये बात हुई कि उसके जो डैडी थे वो बोलने लगे कि ये मेरे भी सर है बोलने लगे। अब वो जो मौका था वो मेरे वास्ते में बड़ा फ़ख्र वाला था कि भाई मैंने 2 पीढ़ियों को मौलाना आज़ाद कॉलेज में करवाया, जो 2 जनरेशन, एक जो दूल्हा था और दूल्हे के जो बाबा थे, वो दोनों के दोनों मेरे स्टूडेंट थे। ये बात करता सर जो मैं आपके साथ। सर आपने ये जो बुक्स लिखे, कितने साल का वक्फा लगा सर ये बुक्स लिखने को, और ये बुक्स में क्या क्या है और इसकी प्राइस वगैरह कैसे, ये बुक कहाँ अवेलेबल रहेगी? सर एक्चुअली ये बुक लिखने के वास्ते मेरे को 6 साल का अर्सा लगा। अब 6 साल यानी तवील अरसा हो जाता, 6 साल लिखने के वास्ते में कोई बुक। मगर बीच में एक जो हादसा था, मेरे बीवी का किडनी फेलियर हो गए थे, तो उसके वास्ते में उनका डायलिसिस करना, तो मैं बोला भी जरूर थे कि भाई डायलिसिस घर में जब करते थे तो पेरिटोनियल डायलिसिस हम उनके करते थे, तो उसके अंदर काफ़ी टाइम होता था। और फिर जो एक इंसान के घर में एक बीमार इंसान कभी रहता है तो उसकी बड़ी दुश्वारियाँ आती उसके सामने। तो बहरहाल ये उनका इंस्पिरेशन भी था, और ये भी था कि भाई आप कुछ एक बुक लिखो। और मैं बुक इस वास्ते लिखा कि भाई आने वाली पीढ़ियों के वास्ते में ये बुक का बड़ा फायदा होगा लोगों के वास्ते, चाहे वो मराठी मीडियम के हो, चाहे उर्दू मीडियम के हो, चाहे सेमी मीडियम के हो। और फिर उसके बाद में ये जो बुक है तो आपको अमेजोन पे भी मिल सकती है, और इसकी जो प्राइस हमने डॉलर्स में रखी है $5 है, इंडिया के हिसाब से ये 445 रुपये। तो अब आप शायद 1-2 दिन में मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है अमेजोन वालों से। फिर आप जैसे भी आप उसको ऑर्डर करेंगे तो 3 दिन मैक्सिमम ये जो बुक है, ये जो बुक है लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, ये वाली बुक आपको अवेलेबल हो जा सकती है उसके। सर आपका नाम बोलिए, यहाँ का एड्रेस बोलिए। सर मेरा नाम डॉक्टर एहतशामुद्दीन कादरी, और मैं चंपा मस्जिद के बाजू में रहता हूँ। जो आलिशान परफ्यूम्स है वो वाली बिल्डिंग हमारी है। कोई भी अगर जो बच्चों को किसी को भी जो कोई भी अगर कोई दुश्वारी आती है इंग्लिश के वास्ते में,
तो राउंड द क्लॉक 24/7 तो आप मेरे को फोन भी कर सकते, तो आप आके मेरे को मिल भी सकते। मोबाइल नंबर बोलिए। मेरा फोन नंबर है 9325200430। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मुझे चांस दिया मीडिया पे आकर के अपनी बुक के बारे में बताने के लिए। मैं ये क्रेडिट जो बुक का है मैं अपने तमाम टीचर्स को देना चाहता हूं जिसने मुझे टीचर बनाया। मेरे स्कूल के टीचर्स राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टिल 10, उसके बाद में मेरे कॉलेज के टीचर्स और मेरे यूनिवर्सिटी के टीचर्स, मैं हर एक टीचर्स को एक रिस्पेक्ट देता हूं और ये जो बुक है मेरी मैं उनको क्रेडिट देता हूं कि जिसने मुझे लिखने के वास्ते में एक इंस्पिरेशन थे। सारे यूनिवर्सिटी के इंस्पिरेशंस डॉक्टर इजी खान सर, डॉक्टर काशीनाथ रणवीर सर, डॉक्टर बीआरएन प्रसाद सर, डॉक्टर नैलानी सर, इन सबको मैं क्रेडिट देता हूं। और जो मेरी आइडेंटिटी बनी औरंगाबाद के अंदर या औरंगाबाद के बाहर, ये सारी जो आइडेंटिटी है वो मौलाना आज़ाद कॉलेज के जो फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया और मैडम फातिमा रफ़ीक ज़करिया की वजह से हो। मेरी आइडेंटिटी एक लेक्चरर मौलाना आज़ाद कॉलेज की थी जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ एक एज अ राइटर और एज एन ऑथर के जैसा। थैंक यू डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया, अल्लाह ताला इनको जन्नत में ऊंचा मकाम दे, वैसे ही मैडम को भी जन्नत में अल्लाह ताला ऊंचा